नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्किनवॉकर की कहानी। इस कहानी का क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा, तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आप तक लाता रहूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैंने हमेशा सुना था कि पहाड़ों में सुकून मिलता है, लेकिन उस रात जब मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के छोटे से गांव लांगखोरा पहुंचा, तब पहली बार लगा कि सन्नाटा भी चीख सकता है। उस रात करीब 8 बजे होंगे। ठंडी हवा में धुंध तैर रही थी। मेरे बैग में कैमरा, नोटबुक और मोबाइल के अलावा कुछ नहीं था। मैं अपनी टीम से पीछे रह गया था क्योंकि रास्ते में जीप बंद हो गई थी। अब सिर्फ एक टॉर्च थी जो हर कुछ मिनट में झिलमिलाती थी, जैसे किसी ने उसकी रोशनी से डरकर उसे बुझाने की कोशिश की हो। मैं उस गांव के रास्ते पर चल रहा था। गांव की ओर जाने वाला रास्ता पत्थरीला था। दोनों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, जिनकी टहनियां हवा से हिलकर ऐसे आवाज करती मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मैं तेज कदमों से चल रहा था। तभी मेरी नजर दूर एक छोटे झोंपड़े पर पड़ी। उसमें एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने सोचा कोई स्थानीय आदमी होगा। 2 मिनट मैंने पास जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है क्या? तो अंदर से धीमी आवाज आई। कौन? मैंने कहा। मैं राहुल, कॉलेज से आया हूं। गांव की तरफ जा रहा था, पर रास्ता भटक गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें। उसने कहा, गांव ऊपर है बेटा, पर रात में मत जाओ, पहाड़ अब वैसे नहीं रहे। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने कहा, बाबा, बस रुकने की जगह चाहिए थी। उस बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, बीच में जलती लकड़ी की आग और कोने में कुछ पुराने लकड़ी के मुखौटे टंगे थे, जैसे जनजातियों वाले पहनते हैं। मैंने पूछा, बाबा, ये मुखौटे किसके हैं? वो बस इतना बोला, इनसे दूर रहो, ये पहाड़ के रखवाले नहीं, उसके शिकार हैं। मैं हंसते हुए बोला, मतलब बाबा, ये कोई लोक कथा वगैरह? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, ये कहानी नहीं, हकीकत है। यहाँ कुछ ऐसा है जो रात में इंसानों की शक्ल ले लेता है। वो किसी का भी रूप बदल लेता है। लोग उसे स्किन वॉकर कहते हैं। उसके शब्द सुनते ही आग की लपटें जैसे नीली पड़ गईं। आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा। वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा। तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। पर अजीब बात यह थी कि आवाज 2 दिशाओं से एक साथ आ रही थी और दोनों में एक जैसी लय थी, जैसे कोई नकल कर रहा हो। बूढ़ा फुसफुसाया, वो आ चुका है, आज तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। पेड़ों के बीच कुछ हिलता दिखाई दिया, इंसान जैसा पर चाल जानवर जैसी। उसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे और जब रोशनी पड़ी तो लगा जैसे उसने किसी का चेहरा पहना हुआ हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंख के पास घुटनों पर झुक गया और कुछ प्रार्थना जैसा बुदबुदाने लगा। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, इस बार मेरी ही आवाज में, अरे राहुल, दरवाजा खोलो। मैं जड़ हो गया। मेरी अपनी आवाज बाहर से। मैंने धीरे से थूक निगलते हुए कहा, ये कौन है? बूढ़े ने आंखें बंद किए हुए कहा, वो वही है जिसके बारे में बताया था। स्किनवॉकर इंसान की शक्ल ही नहीं, उसकी आवाज भी चुरा लेता है। तभी बाहर से फिर दरवाजा पीटने की आवाज आई। राहुल, मैं ही हूं, अंकित, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, अंकित मेरी टीम का साथी था। अगर वो सच में बाहर था तो, पर अगर नहीं था तो? मैं टॉर्च लेकर खिड़की की ओर बढ़ा। धीरे से झिरी में से झांका। बाहर कोई खड़ा था, वही जैकेट, वही बैग, बिल्कुल अंकित जैसा, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें जैसे पूरी काली थीं। अचानक वो मुस्कुराया और उसकी गर्दन से कोई अजीब खट की आवाज आई, जैसे हड्डी मुड़ गई हो। मैं पीछे हट गया। बूढ़ा बोला, अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हारी खाल पहन लेगा,
फिर सब कुछ खामोश हो गया, बस आग की लकड़ियां और चटखने की आवाज। मैंने बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी जब वापस अंदर लाई तो देखा दीवार पर मिट्टी से लिखा था, अगला तू है। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली तो सुबह की ठंडी धूप झोंपड़ी की दरारों से भीतर आ रही थी। वो बूढ़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने चारों ओर देखा, आग बुझ चुकी थी, दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, और वो शब्द अगला तू है अब गायब थे, जैसे किसी ने रातों रात मिटा दिए हों। मैंने गहरी सांस ली, शायद सपना था, पर टॉर्च अब भी फर्श पर पड़ी थी, बंद। बैग उठाकर मैं झोंपड़ी से बाहर निकला। सामने दूर पहाड़ों के बीच में गांव के घर दिखाई दे रहे थे, छोटे, लकड़ी के, धुएं से घिरे हुए। नीचे एक पगडंडी उतरती थी जो घाटी की ओर जाती थी। मैं धीरे धीरे उस पगडंडी में चलने लगा। बाहर हवा ठंडी थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे किसी की नजरें लगातार मुझ पर हों। पेड़ों के बीच एक सड़ी गली गंध थी जो हर कदम पर गहरी होती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद मैं गांव पहुंचा। वहां के लोग मुझे देखकर रुक गए। उनमें से एक औरत बोली, रात में जंगल में था क्या? मैंने सिर हिलाया। हाँ, रास्ता भटक गया था। वो औरत धीरे से बुदबुदाई, फिर भी बच गया। वही गांव के बीचों बीच मेरी टीम खड़ी थी, अंकित, दिव्या और करण। अंकित ने मुझे देखा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू कहाँ गायब हो गया था? रात भर तेरी तलाश की। मैं ठिठक गया। उसकी आवाज़ वही थी जो कल रात झोंपड़ी के बाहर से आई थी। मैंने गहराई से उसकी आंखों में देखा। काली नहीं थीं, पर उनमें एक पल के लिए अजीब सी चमक झिलमिलाई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और बोला, आओ प्रोजेक्ट शुरू करें। हमारा मकसद था गांव के प्राचीन रूपांतरण रीति पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। लोक कथाओं के अनुसार कभी इस इलाके में खाल बदलने वाले साधक रहते थे जो जानवर की खाल पहनकर उसकी ताकत पा लेते थे। लेकिन ये सब बस कहानी ही तो थी, या शायद नहीं। हम गांव के प्रधान रमेश सिंह से मिले। वह 60 से ऊपर का बूढ़ा था। उसकी एक आंख सफेद थी, दूसरी हमेशा टेढ़ी रहती थी। उसने हमें घर के भीतर बुलाया। फिर उसने कहा, तुम लोग सब बाहर के हो, ये सब रिवाज कैमरे में मत उतारो। ये चीजें सिर्फ सुनी जाए, दिखाई नहीं जाती। मैंने कहा, हम बस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम लोग नहीं समझोगे, जो एक बार उसकी खाल देख लेता है वो दोबारा इंसान नहीं रहता। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। बाहर दिव्या कैमरा सेट कर रही थी, करण ट्राइपॉड लगा रहा था, अंकित गायब था। मैंने पूछा, अंकित कहाँ गया? दिव्या बोली, वो जंगल की तरफ गया था कुछ फुटेज लेने। मैं बाहर भागा। रास्ता उसी दिशा में जाता था जहां पिछली रात वो झोंपड़ी थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक वही गंध दोबारा आई, सड़ी हुई मांस की। कुछ दूरी पर अंकित का कैमरा पड़ा था, फटा हुआ, लेंस टूटा हुआ। पास ही मिट्टी में बड़े गहरे पंजों के निशान थे। अंकित, मैंने चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, राहुल। मैंने पलटकर देखा, अंकित खड़ा था, सिर झुका हुआ, कपड़े फटे हुए। मैंने दौड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, क्या हुआ यार? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होंठों से स्याही जैसी काली लार बह रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया, एक टेढ़ी, अस्वाभाविक मुस्कान। तुम सही कह रहे थे राहुल, यहां कोई है। उसकी आवाज के साथ हवा भारी हो गई। अचानक उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़कर जोर से झटका दिया और उसकी खाल में दरारें पड़ने लगीं। मैं पीछे हट गया। अंकित की खाल के नीचे से जैसे कोई और शरीर निकलने की कोशिश कर रहा था, सफेद, लिसलिसा, बिना आंखों वाला। मैं चीख पड़ा और भागने लगा। पेड़ों के बीच उसकी परछाई पीछा कर रही थी। जब मैं गांव वापस पहुंचा तो सब कुछ सन्नाटा था। दिव्या और करण दोनों गायब थे। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। मैं अकेला खड़ा था और तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उसकी खाल तुम्हारे लिए बचा रखी है। मैंने हिम्मत जुटाई और प्रधान के घर की ओर भागा।
प्रधान के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जोर से धक्का दिया तो लकड़ी टूटकर खुल गई। अंदर का नज़ारा देखकर रूह कांप गई। दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे, जानवर के पंजों जैसे, लेकिन उनमें इंसानी उंगलियों की छाप थी। फर्श पर राख और हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे और बीच में वही बूढ़ा प्रधान बैठा था, पूरी तरह शांत। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया। तुम्हारे दोस्तों ने पवित्र जमीन को छुआ है राहुल, अब वो उसके हो चुके हैं। मैंने कहा, किसके? वो फुसफुसाया, जो खाल के भीतर जीता है। मैंने चारों तरफ देखा। दीवार के कोने में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती टंगी थी, जिस पर संस्कृत जैसी लिपि में कुछ लिखा था। त्वचा वह द्वार है जहां आत्मा दूसरी आत्मा में समा सकती है। प्रधान ने कांपते हाथों से एक लोहे का ताबीज निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, इसे पहन लो। जब वो पास आए तो नजरें मत मिलाना, वो तुम्हारी शक्ल ले लेगा। मैंने ताबीज गले में डाल लिया और बाहर की ओर भागा। मुझे दिव्या और करण को ढूंढना था। भागते भागते गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई हवेली दिखी। मुझे लगा शायद वही जगह जहां प्राचीन अनुष्ठान किए जाते थे। मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंदर की दीवारें नम थीं और फर्श पर हर तरफ अजीब खाल जैसी झिल्ली पड़ी थी, जैसे किसी ने इंसान का शरीर उतार दिया हो। तभी अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, राहुल। मैं पलटा तो देखा दिव्या थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं और हाथ खून से सने हुए। करण मर गया, वो सिसकते हुए बोली। वो चीज, वो उसके अंदर चली गई। मैंने उसे पकड़कर कहा, हिम्मत रखो, हम यहां से निकलेंगे। हमने बाहर की ओर कदम बढ़ाए, तभी जमीन कांपने लगी। नीचे से किसी भारी सांस लेने जैसी आवाज आई, गुर्राहट और फुसफुसाहट का मिला जुला शोर। फर्श के बीचों बीच की मिट्टी फटने लगी। एक लंबा काला लिसलिसा हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां इंसानी थीं, लेकिन त्वचा जानवर जैसी मोटी। वो धीरे धीरे बाहर आया और तब हमने उसे देखा। उसका कद इंसान जैसा था, चेहरा आधा बकरी आधा इंसान। पर सबसे डरावनी बात थी, उसकी देह पर इंसानों की खालें लटक रही थीं, कुछ सूख चुकी, कुछ अब भी टपक रही थीं। तभी दिव्या चीख उठी। वो प्राणी हमारी ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझसे खाल छीनकर जिंदा कोई नहीं बचता। मैंने दिव्या का हाथ पकड़ा और पीछे के दरवाजे से भागा। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांद की चांदनी में हवेली के पीछे की घाटी साफ दिख रही थी। हम नीचे की ओर भागे। हर तरफ हवा में सड़ांध थी और दूर मंदिर की घंटी फिर अपने आप बज उठी। अचानक दिव्या रुक गई। उसने कहा, राहुल, आवाज सुनो। हवा में फिर वो गुर्राहट, लेकिन इस बार कई आवाजें थीं। मैंने देखा, पहाड़ की ढलान पर कई आकृतियां चढ़ती आ रही थीं। हर एक का चेहरा किसी इंसान जैसा, लेकिन आंखें पूरी काली। ये सब? मैंने कहा। गांव वाले? दिव्या ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सब वो हैं। हमने दौड़ लगा दी। घाटी के पार एक गुफा जैसी जगह दिखी। अंदर भागे तो वहां दीवारों पर पुराने अनुष्ठानों की चित्रकारी थी। एक में दिखाया गया था, एक साधु जानवर की खाल पहनता है, फिर उसकी आत्मा उसमें समा जाती है। दूसरी तस्वीर में वही साधु कई इंसानों की खाल उतार रहा था। मैंने फुसफुसाया, यही है सबकी जड़। तभी अचानक पीछे से दिव्या चीखी। मैं पलटा। वो प्राणी गुफा के मुहाने पर खड़ा था और अब उसकी देह बदल रही थी। वो मेरे जैसे दिखने लगा, चेहरा, कपड़े, आवाज, सब कुछ मेरे जैसा। अब गुफा में दो राहुल थे, एक मैं और एक वो। वो मुस्कुराया। अब बता, असली कौन? मैंने कांपते हुए ताबीज पकड़ा, पर तभी दिव्या ने गलत राहुल पर हमला कर दिया और उसके चीखने की आवाज गुफा में गूंज उठी। मैंने महसूस किया, ताबीज गर्म हो रहा है। दीवारों पर बनी चित्रकारी चमकने लगी और उस पल मुझे एहसास हुआ, ये गुफा कोई पनाह नहीं, उसका घर है। गुफा की दीवारों पर फैली आग की परछाइयां कांप रही थीं। दिव्या की चीख अब भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन हवा में उसकी कोई गंध नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं अकेला था, या शायद नहीं। सामने खड़ा वो, मेरी ही शक्ल वाला, अब भी मुस्कुरा रहा था।
तभी उसने कहा, क्यों राहुल, पहचान नहीं पा रहा? उसकी आवाज मेरी जैसी थी, पर सुर में एक अजीब कंपन था, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड में फंसी आवाज जो हर बार चलाने पर और विकृत होती जाए। मैंने कांपते हुए कहा, तू कौन है? वो बोला, मैं वो हूं जो तेरे भीतर है। तू इस पहाड़ में आया था, लेकिन अब ये तेरे अंदर उतर चुका है। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी त्वचा फटती, बदलती, जैसे नीचे से दूसरी खाल निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने ताबीज को कस कर पकड़ा। वो ठंडी धातु अब जल रही थी। अचानक दीवारों पर बने चित्र चमक उठे, जैसे किसी ने उन पर लाल खून फेर दिया हो। चित्रों के नीचे लिखा था, जब खाल पहनने वाला खाल का शिकार बनता है, तभी श्राप पूरा होता है। मुझे तभी सब समझ में आया। ये प्राणी कोई बाहरी नहीं था, ये संक्रमण था। जो इस गुफा के पास आता, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता। वो दूसरा राहुल अब पूरी तरह इंसान जैसा लग रहा था। तभी उसने कहा, अब तू भाग नहीं सकता। अगर तू बचा तो मैं मिट जाऊंगा, अगर तू मरा तो मैं जिंदा रहूंगा। उसने झपट कर मेरा गला पकड़ लिया। हवा में धूल और राख उड़ने लगी। मैंने उसे धक्का दिया। ताबीज उसके सीने पर लगा। धुआं उठा। वो चीखा, ऐसी आवाज जैसे 100 लोगों की चीखें एक साथ। उसका शरीर जलने लगा और उससे निकलती हर चीख गुफा की दीवारों में समा गई। मैं घुटनों पर गिर गया। सांसें भारी हो रही थीं। तभी मेरी बांह पर कुछ हिला। त्वचा के नीचे कोई चीज रेंग रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आस्तीन फाड़ी। वहां काली नसें फैल रही थीं, जैसे स्याही का जाल। नहीं, मैं बुदबुदाया, पर देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर वही आवाज दोबारा गूंजने लगी, त्वचा वही द्वार है। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। मुझे दिखा दिव्या का चेहरा, फिर अंकित का, फिर वो बूढ़ा आदमी। सबके चेहरे एक एक कर मुझ में समा गए। मैंने महसूस किया मेरी त्वचा गर्म हो रही है, खिंच रही है, अंदर से कुछ टूटने की आवाजें, और फिर सब शांत। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो सूरज की रोशनी गुफा के बाहर फैल रही थी। मैंने अपना चेहरा छूना चाहा, पर नीचे जो महसूस हुआ वो मेरी खाल नहीं थी। वो खुरदरी, मोटी, किसी और की थी। बाहर कुछ लोग की आवाज आ रही थी। वो चढ़ाई कर रहे थे, शायद नए रिसर्चर या यात्री थे। मैं धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उनमें से एक ने कहा, अरे देखो, कोई आदमी नीचे से आ रहा है। मैंने मुस्कुराया। हाँ, मैं ही राहुल हूं। उनकी आंखों में भरोसा था, और मेरी मुस्कान के पीछे छिपी थी एक नई खाल, एक नया चेहरा। गुफा से बाहर निकले कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बीत गई हों। हवा ठंडी थी, पर मेरे शरीर से धुआं उठ रहा था। यह नया शरीर मेरी सांसों के साथ जिंदा हो रहा था। जो यात्री ऊपर चढ़ रहे थे, उनकी आंखों में मुझ पर भरोसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं अब वही राहुल नहीं रहा। वो यात्री नजदीक आते ही एक लड़के ने कहा, भाई आप ठीक हो? आप नीचे कैसे फंस गए थे? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा हाथ असल में मेरा था ही नहीं। उसके नीचे किसी और की खाल लिपटी थी। नीचे एक गुफा है, मैंने कहा, अंदर मत जाना। वो लड़का हंस पड़ा। उसने कहा, अरे हम तो बस ट्रैकिंग पर आए हैं, डराते क्यों हो? मैंने उसकी मुस्कान को कुछ सेकंड देखा, वैसी ही मासूम मुस्कान जैसी हम चारों की थी उस दिन। बस फर्क ये था कि मैं अब उसकी मासूमियत छीन सकता था, बहुत आसानी से। लेकिन मैं वहीं रुक गया। अजीब था, मेरे भीतर दो आवाजें थीं, एक नई जो खाल बदलने वाली थी, और एक पुरानी जिसमें अब भी थोड़ा राहुल बचा था। मैं पलटकर पहाड़ की तरफ देखने लगा। ऊपर वही गुफा थी, अंधेरी, शांत, जैसे बाकी सब कुछ निगल चुकी हो। मुझे तभी पीछे से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दीं। उन यात्रियों में से एक औरत डरते हुए बोली, सर आप ठीक हैं? आपकी गर्दन पर कुछ अजीब है। मैंने गर्दन छुई। मेरी खाल फिर से फट रही थी, जैसे अंदर की असली शक्ल बाहर आना चाहती हो। लेकिन तभी दूर से अचानक वही घंटी बजने लगी, वही जो अंकित की मौत के वक्त चली थी, जो उस रात हवेली में अपने आप बज गई थी, जो हर बार बजती थी जब वह प्राणी किसी नई खाल की तलाश में निकलता था। इस बार वह घंटी मेरे लिए बज रही थी। मैंने यात्रियों से धीरे कहा,
यहां ज्यादा देर मत रुकना, वापस लौट जाओ। मेरे इतना कहते ही उनके चेहरे बदल गए। कुछ डर गए, कुछ उलझन में पड़ गए, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मेरी नसें फट रही थीं। चमड़ी के नीचे फिर वही काली स्याही दौड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने पहाड़ लाल धुंध में डूबने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, भागो। इस बार मेरी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, गूंजती हुई, गहरी, जमीन के अंदर तक उतरती हुई। यात्री घबरा गए और नीचे की ओर भागने लगे। मैंने उन्हें जाते देखा और फिर गुफा की ओर चल पड़ा। मुझे पता था कि मेरा अंत क्या है। जब कोई इंसान संक्रमण में खो जाता है तो उसे वापस उस जगह जाना पड़ता है जहां श्राप शुरू हुआ था। मैं फिर वहीं पहुंच गया। गुफा अब भी गर्म थी। दीवारों पर वही चित्र थे, लेकिन अब उनमें एक नया चेहरा जुड़ गया था, मेरा चेहरा। मेरी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं। शरीर भारी लगने लगा। त्वचा ढीली पड़ गई, फिर नीचे गिरने लगी जैसे पुरानी थैली। और उसी पल मुझे समझ में आया कि सच्चा श्राप क्या था। हम जिन लोगों को मर चुका समझते आए, वे मरे नहीं थे, वे बदल गए थे। अपनी इच्छाओं, सपनों और आवाज़ों समेत इस पहाड़ के अंदर समा गए थे। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे चेहरे की आखिरी परत भी उतरने लगी। खून ठंडा पड़ गया, लेकिन मेरी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें पहाड़ का प्रतिबिंब था। मैंने आखिरी बार फुसफुसाया, मैं खत्म नहीं हुआ। गुफा की गहराई से वही पुरानी आवाज आई, तू अब शुरू हुआ है। और फिर गुफा में अंधेरा लौट आया, लेकिन बाहर पहाड़ पर हवा थम गई, जैसे प्रकृति भी कुछ सुन रही हो। क्योंकि उस रात के बाद से जो भी उस पहाड़ पर चढ़ता है, उसे देर रात एक आदमी दिखाई देता है, शांत, स्थिर, पहाड़ की चोटी पर खड़ा। उसका चेहरा किसी और जैसा होता है, कभी मुस्कुराता, कभी घूरता, कभी अपना चेहरा बदलता हुआ। लोग कहते हैं उसका नाम राहुल था। पहाड़ अब भी जिंदा है, और वह भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से दो बातें बोलना चाहता हूं। पहली ये कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमें काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है और हम नई कहानी लाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आज की स्टोरी में कमेंट्स और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हो सकता है आपका नाम भी कहानी के किरदार में हो। लेकिन आपका नाम कहानी के किरदार में तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करके अपने नाम और जगह बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं ये कहानी खुद बनाता हूं, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, पर कहानी आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी और लंबी लंबी कहानी लेकर आऊं, तो आप लोगों को इस चैनल में 700 सब्सक्राइबर पार करवाने होंगे। इसके बाद ही मैं लंबी लंबी कहानी और भी दिलचस्प, जिनका क्लाइमैक्स आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, उन कहानियों को आपके सामने पेश करने वाला हूं। इसलिए आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी कहानी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप लोग उसे आसानी से सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर कहानी लेकर आऊं, तो कहानियों को शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी दिलचस्प कहानी रेगुलर लेकर आता रहूं। तो चलिए अब उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली स्टोरी को सुनकर अपना नाम और जगह बताई थी। तो सबसे पहले है नितिन भाई मध्य प्रदेश से, अनिकेत सोनकर कुंदा प्रतापगढ़ से, रामकिशन भाई है मध्य प्रदेश, मनीष गुप्ता है उत्तर प्रदेश से, सुमित कुमार है जयपुर राजस्थान से, प्रिया ठाकुर है मुजफ्फरपुर बिहार से, आलोकनाथ महतो है किसी गुमनाम जगह से, संदीप कुशवाहा है मेरठ से, आदित्यनाथ है रायबरेली उत्तर प्रदेश से, शिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, राजू सिंह है लुधियाना पंजाब से, कृष्णा राजपूत है किसी गुमनाम जगह से, रोहित भाई है मध्य प्रदेश से, राजेश जी है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, चंदन भाई है मध्य प्रदेश कटनी से, अरुण भाई है मध्य प्रदेश कटनी से, सूरज भाई है मध्य प्रदेश कटनी से, कातिल हुसैन है बांग्लादेश से, कुलविंदर सिंह है लुधियाना पंजाब से,
और सबसे लास्ट में श्रेया राजवंशी है, मध्य प्रदेश कटनी से। इसके साथ ही अगर किसी का भी नाम छूट गया हो तो वो इस वीडियो में कमेंट कर दें, उनका नाम अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसे ही किसी और दिलचस्प कहानी पर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर इस तरह की और भी कहानी उन्हें जाकर सुन सकते हैं। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।